होगा कि आप उसकी कहानी उसी की जुबानी सुन लें। पटाने वाला मर्द मैंने आज तक मुझसे बढ़कर दूसरा कोई देखा ही नहीं। और ये बात मैं शेखी बगाड़ने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। आप लोगों में से जो भी सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि एक पेन और कागज लेकर और अच्छी तरह नोट करें, क्योंकि मैं पीटर सिमियोनिच आज आपको अपने सारे तरीके बताने जा रहा हूं। अगर चाहें तो महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर लें, लेकिन विश्वास कीजिए कि अगर मैं उन्हें मिशन के लिए चुन लिया तो ये सारे नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे। बहरहाल इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं। नंबर 1 धीरज, नंबर 2 और धीरज, और नंबर 3 और ज्यादा धीरज। जिन लोगों में धीरज और बर्दाश्त का मादा नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कोई और खेल खेलें, रील्स बनाएं, पबजी खेलें। औरतों को पटाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सके उससे दूर रहें। उसे ऐसा जाहिर कीजिए कि जैसे आपके जीवन में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। हम उस तक पहुंचेंगे लेकिन उसके पति के जरिए। अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। दरअसल इस हफ्ते में बहुत गहरे इश्क में मुब्तला थी, और वो भी पागलों की तरह। वो अपने पति के साथ इस पार्क से टहलती हुई गुजरेगी, इस ख्याल से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। मेरे शरीर का रोआ रोआ चीख कर कहता है कि हे पीटर आगे बढ़ो, और उसे अपने गले से लगा। लेकिन देखिए कि एक प्रोफेशनल क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कि बर्फ का गोला। वो आ रही मेरे दिल की मल्लिका अपनी चिड़ी की बुनियाद के साथ। पीटर सिमियोनिच मेरे दोस्त, क्या खूब मुलाकात हुई। हेलो माय डियर नेकी, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कैसे हो तुम? बहुत शानदार नजर आ रहे हो। तो आपने नोट किया कि कैसे मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। शुक्रिया पीटर, शुक्रिया। लेकिन तुम एक नंबर के बदमाश हो यार। तुम तो हमेशा ही शानदार नजर आते हो यार। अरे मेरी वाइफ से मिले हो, आइरीना? अरे मिले तो हो उस दिन विष्णु के घर डिनर पर, तुम इसी के पास तो बैठे थे। आइरीना, मुझे पता नहीं कि उस रात को इस जादूगर ने तुमसे क्या बातें की, लेकिन मैं तुम्हें आगे के सावधान कर रहा हूँ। ये आदमी एक नंबर का बदनाम, बदमाश, कुंवारा और तलवारबाजी का उस्ताद है। पीटर, अभी तुम्हारी तारीफ में फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हारी तो आदत है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर देखोगे। मैं बहुत खुशी है आपको दोबारा देख। अरे हम दोनों तो बस यूं ही टहलने निकले थे। अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो और खाली हो तो आओ हमारे साथ। बहुत बहुत मेहरबानी निकी। फिलहाल तो मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसका दीदार नहीं कर लेता। उसका फूल सा चेहरा देख कर ही मुझे मेरे प्यार वापस लौटते हैं। कुछ ज्यादा हो गया? अरे नहीं, धीरे धीरे रखिए। कमाल है पीटर, कमाल है। तो वाकई कमाल कर देते हो यार। अच्छा सुनो, बताओ कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत
खूबसूरत, भला की खूबसूरत, भला की हंसी, जैसे कि आसमान से कोई हूर उतरी हो। अच्छा, और रास्ते में कोई रुकावट, कोई अड़चन? वही जो हमेशा होता है, उसका पति। लेकिन लगता है मेरे दोस्त इस बार बहुत निराशा हाथ लगेगी। निराशा? और वो भी तुम्हें? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। और तुम्हें तो पता ही है, मैं शर्ट भी लगा सकता हूँ उसके साथ, और किसी के साथ भी। तुम्हें तो पता ही है, मैं शर्ट तभी लगाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं ही जीतूंगा। अरे खैर, हम दोनों तो बस यूं ही टहलने निकले थे। अच्छा चलो ठीक, तुम लगे रहो, फंसेगी, जरूर फंसेगी। बहुत बढ़िया रहा। एक असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से झुक जाता है। तो आपने नोट किया कि ना तो हमारी ठीक से नजरें मिली, ना हमारी कोई बातचीत हुई, लेकिन फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी जानकारी मिल गई कि मैं एक बहुत मशहूर ख्वाजा और किसी के इश्क में मुब्तला हूं। एक बात बताऊं, रोमांटिक औरतों को बड़ी खुदखुदी होती है ऐसी बातों से। मैं एक अच्छा तलवारबाज हूं, उसके आलसी पति की तुलना में बहुत बेहतर। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं औरतों के मामले में बहुत खतरनाक आदमी हूं। अगर सच कहूं तो इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत होगी। वजह नंबर 1, क्योंकि मैं गिरे हुए चरित्र का गंदा आदमी। वजह नंबर 2, क्योंकि मैं अपने इरादों को बयां करने के मामले में शर्म की हद तक बेबाक हूं। और वजह नंबर 3, क्योंकि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं, किसी और में है। अगर मैं अपनी तारीफ में कुछ आगे बढ़ गया हूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन ये बताइए, ये सब कुछ आप ठीक से नोट कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि अब यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आने शुरू होंगे। तो मेरा अगला कदम है हिप्नोसिस, यानी सम्मोहन। सम्मोहन आंखों का नहीं, बल्कि जुबान के जहर से। जैसे कि कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, और मजे की बात यह है कि ये जहर उस तक पहुंचेगा, लेकिन उसके पति की माफी। तो बामुलायजा फरमाइए कि कैसे अचानक क्लब में उसके पति से मुलाकात हो गई। अरे पीटर, तुम क्या बात है यार, बड़े बुझे बुझे लग रहे हो। लगता है तुम्हारा मामला कुछ ठीक नहीं बैठा, क्यों? इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा। निकी में बर्बाद हो गया हूं। आखिरी बार उसे तब देखा था जब तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मुलाकात हुई थी। तब से ना तो ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। क्यों मैं ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं जो मुझे कभी नसीब नहीं हो सकती, और जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा। मेरे दोस्त, मुझे तुमसे रश्क होता है। रश्क? हाँ, ईर्ष्या। लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या जिससे तुम्हें ईर्ष्या होती है? दापत से सुख, मधुर विदायक जीवन,
सर्वगुण संपन्न। अच्छा, लेकिन तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? सुशील, शालीनता, संभ्रांतता, और खास तौर पर वो अंदाज जिसे वो तुम्हारी तरफ देखती है। काश कोई मुझे भी उसी नजरों से देखे, अपना तो समर्पण और श्रद्धा भरी नजरों से। तुम्हारे तन बदन में बिजली सी दौड़ जाती होगी। बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं। तो शायद झुरझुरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें देखे और तुम्हारे तन बदन में झुरझुरी ना उठती। नहीं, उठती है। झुरझुरी तो बहुत उठती है, बल्कि इतनी ज्यादा ना कि मैं पूरे दिन भर झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श बन जाए कि मेरे जैसा बदकिस्मत आदमी जिसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं, अगर वो ये बात कह रहा है, इसलिए विश्वास करो, तुमने बहुत ही पुण्य किया होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। वाकई किस्मत वाले मेरे दोस्त। यार, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए। हाँ, बस इसी उम्मीद में तो जिंदगी काट रहा हूं। वरना जीना तो जैसे फिजूल लगता है। कभी कभी तो मन करता है जैसे गले बधाई मांग के हे ईश्वर, बस सॉरी निकी। चलता हूँ, डॉक्टर बेचारा इंतजार कर रहा होगा। डॉक्टर, यह सब खैरियत तो है ना? क्या कोई बीमारी है तुम्हें? नहीं मेरे दोस्त, वही मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन, अब वगैरह वगैरह। अच्छा, चलता हूँ मैं, अपनी वाइफ को हेलो कहना। जरूर। लेकिन हाँ, एक विनती थी तुमसे। हाँ? ये सारी बातें उसके सामने मत दोहराना, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंची। नहीं, ठीक है। काश कोई मेरी संवेदनाएं भी समझ पाता। मुझे पता है कि कौन समझेगा, वो समझेगी, मगर कब समझेगी अब बस ये देखना है, और कब मेरी बाहों में आके। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। अब ये सारे काम मैं नहीं, मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीमान निक्की साहब करेंगे। कैसे? ओ हाँ, आज अचानक पीटर सिमोनिच से मुलाकात हो गई। ओ हाँ, आज अचानक पीटर सिमोनिच से मुलाकात हो गई। कौन? अरे, पीटर सिमोनिच, जिससे पिछले हफ्ते पार्क में मुलाकात हुई थी। सुंदर व सजीला सा कुंवारा नौजवान, याद नहीं? याद है ना, बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो। अरे नहीं, अपने बारे में उसके ख्याल सुनोगी ना तो ऐसा नहीं कहोगी। देखो, उस घटिया आदमी के ख्याल जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें करता है, बल्कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ है वो, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से। बल्कि उसे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं, विशेषताएं हैं। जैसे कि तुम्हारी आंखें, और जिस तरह से तुम मुझे देखती हो, वगैरह वगैरह। मतलब ढेर सारी बातें कही उसने, और लगातार कहता भी गया। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। और इसके अलावा? हाँ? इसके अलावा और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? पीटर ने? हाँ, जो भी नाम है उस घटिया आदमी का। और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? ये सब जो मैंने तुम्हें बताया। पर तुमने तो कहा कि वो लगातार कहता ही गया। हाँ, सो तो है। और तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता रहा तो तुम्हें चुप नहीं होना चाहिए था। या तो तुम भी लगातार कहते रहो, या तो चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे वो तो बस यही कह रहा था कि उसे मुझसे ईर्ष्या होती है, और ये भी कहने लगा कि काश उसको भी कोई उसी नजर से देखे
जिस तरह से तुम मुझे देखती हो। पर उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें किस नजर से देखती हूँ? हाँ, पिछले हफ्ते जब पार्क में मुलाकात हुई थी ना, तब उसकी नजरों में देख लिया होगा कि किस तरह से तुम मुझे देख रही थी और मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई थी। पर तुम्हारी नजर तो उस पर थी, फिर तुम ये कैसे देख सकते हो कि मेरी नजर तुम पर थी? जबकि असलियत में मेरी नजर तो फूल पर थी, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि वो घटिया आदमी जानबूझकर अपनी नजरें मुझ पर से हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। अच्छा, चलो ठीक है, अब आगे से ये सब बातें मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अब कब मिल रहे हो उससे? कल लंच पर। हाँ, तो लंच पर कम से कम मेरे बारे में कोई बात मत करना, कह देना उससे। और फिर डिनर पे मुझे बताना कि क्या बात है, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट एंजल। गुड नाइट माय लव। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान हूं। उसके दिल में मेरे लिए दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। अभी 2 मिनट पहले मैं उसकी नजरों में गंदा सा घटिया आदमी था, और इन सारी उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम के खुशबूदार टब में लेटा आराम कर रहा था, क्योंकि कल का लंच लजीज तो था ही, बहुत कारआमद भी था। अरे हाँ निकी, हाँ, कल मेरी मुलाकात माइकल से हुई। नाम सुना है? एक बहुत मशहूर चित्रकार। अच्छा। उसे किसी बड़े राजकुमार ने एक असाधारण रूप से का चित्र बनाने के लिए कहा है। मैंने भाई फौरन कहा कि मैं ऐसी असाधारण रूपसी को जानता हूं, लेकिन उससे बात करने का भाई मुझ में साहस नहीं है। तो क्यों बात करते अपनी श्रीमती जी से? किस बारे में? उस चित्र का मॉडल बनने की। इतना अलौकिक सौंदर्य अगर चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा, अगर प्रेरणा इस सौभाग्य से वंचित रह गई, तो सोचो हम लोग की कितनी शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी। हाँ, ये बात तो है। हाँ, बात करो अपनी श्रीमती जी से। जरूर, मैं जरूर बात करूंगा। मेरे हिसाब से तो ये सारी बातें बकवास हैं, मगर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसने ये सारी बातें कही किस ढंग से थी? मतलब क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द बोला था? हाँ हाँ, बिल्कुल यही शब्द। और ये भी कहने लगा कि दुनिया अगर इस सौभाग्य से वंचित हो गई तो हम सबके लिए कितनी शर्म की बात होगी। बिल्कुल इसी तरह कहा उसने। कुछ ज्यादा नहीं लगा था अपनी आवाज सुनकर। अच्छा, उसने बस इतना ही कहा था और कुछ तो नहीं कहा? और तो हाँ, अलौकिक सौंदर्य। अलौकिक सौंदर्य, ये शब्द तो मैं भूल ही गया था। ये शब्द तो उसने कई बार कहा था। कई बार कहा? हाँ। कितनी बार कहा? मतलब 1 बार, 2 बार, टोटल कितनी बार कहा? सॉरी, अब ये तो मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करना, अगली बार से ना तुम ये सारी बातें नोट कर लेना तो बेहतर होगा, ठीक है? ठीक। क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या हमारी कोई बातचीत हुई? क्या हमारी कोई खतो खिताबत? नहीं मेरे प्रिय शिष्य, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपने पति के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द पर उसके कान लगे रहते। 2 से 3 हफ्ते तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहिए। उसका विरोध दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, और कमजोर और ज्यादा कमजोर। क्या कहा?
उसका दिमाग ना कहीं भटका रहता है। सच पूछो तो शायद किसी औरत की कल्पना में उसके हाव भाव से तो यही लगता है। औरत? कौन सी औरत? कुछ नाम बताया उसने? ना, बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत पक्का है वो, मरते मर जाएगा लेकिन उस औरत की बदनामी नहीं होने देगा। तभी तो हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करता है वो। वो दो है बेचारा। मुझे ना कभी कभार बहुत दया आती है उससे। खैर छोड़ो, हमें उससे क्या करना है। पर तुमने उसे कल डिनर पे तो बुलाया है ना? कल तो वो बिजी है। तो परसों बुला लो। वो भी बिजी है। अरे तो अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी तो फ्री होगा। खाना खाता है या वो भी नहीं? नहीं, वो कह रहा था ना कि अभी किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर बिजी है, महीनों तक हमसे नहीं मिल पाएगा। और ये भी कहने लगा कि हाँ, कि ये से धीरज का फल ना उसे मीठा ही मिलेगा। और तो और कहने लगा कि तुम्हें ना स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? एक्ट्रेस। मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों भाई, किस लिए? कहने लग गया कि रुको, उसी के शब्दों में सुनाऊंगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज मैं नोट करके लाया हूँ। हाँ, आराम से बताओ और कोशिश करो एग्जैक्टली वही बताओ जो उसने कहा था। हाँ। कहने लगा कि जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व, वैधिक प्रखरता और कोमल संवेदनशीलता हो, तो उस नारी का केवल हाउसवाइफ बना रहना कला संसार के प्रति अन्याय होगा। हे भगवान, ये कहा उसने? और ये भी कहने लगा कि उस नारी से रोजमर्रा के कामों की अपेक्षा करना अपराध होगा। बस निकी, मैं और नहीं सुन सकूं। और तो और कि ऐसी दैवीय प्रकृति को समय और अप्रकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निकी बस, प्लीज चुप हो जाओ। रुको, और तो और वो कहने लग गया कि अगर मैं कहीं उलझा हुआ ना होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ, ये देखो लिखा हुआ है मैंने। और फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया उससे कि ऐसा है, छीनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले जाओ, मैं कोई दुआ थोड़ी ना लूंगा। तुम निकी प्लीज, अब आइंदा से तुम मुझसे मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे और ना ही मेरा जिक्र उससे करोगे। अरे यार, लेकिन मैं कहाँ करता हूँ डार्लिंग, जिक्र तो हमेशा वही छेड़ता है, बल्कि वही है जो हमेशा मुझे कहता है कि मैं तुम्हें समझता नहीं, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता हूँ। बल्कि वो ना जोर जोर से चीखने लग गया कि वो नारी एक हवा का खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। और अगर मैं चेखोव होता तो उसे अपनी नायिका बनाता और एक उपन्यास लिख डालता जिसका नाम मैं रखता मचलती आरज़ू या फिर जज्बात की देवी। यार वो ना बड़ा अजीब आदमी है, सच में बहुत ही अजीब। वो मेरे प्रेम पत्रों को पहुंचा रहा स्नेह भरे चुंबनों के साथ, और मुझे अजीब कह रहा है ना। अजीब बात। तो अच्छा जरा देखें कि हम लोग कहां तक पहुंचे। वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए झटपटा रही है क्योंकि उसे लगता है कि मैं ही वो पुरुष हूं जो उसे समझ सकता हूं, उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं। बोलता उसका पति है लेकिन उसे आवाज मेरी सुनाई देती है। मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते और मीठा मीठा रस घोलते। वो रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। मैं बहुत बेरहम आदमी हूं,
ऐसे कामों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। कुछ भी नहीं, निकी प्लीज। अब तुम ही तो कहती हो यार मुझसे। देखो, उसने भी मुझसे यही कहा था, भगवान के मैं तुमसे कुछ ना कहूं, क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसका दुख सुनकर तुम दुखी ना हो जाओ। अब बहुत ज्यादा दुखी है वो। बहुत ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, ना खाता है ना पीता है, बस दीवालों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। पर क्यों? आखिर उससे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई ऐसा साथी भी नहीं जो उसे समझ सके। तो क्या उसे पता नहीं है कि हम उसे कितना समझते हैं? क्या उसे पता नहीं है कि हमारा दिल उससे मिलने को कितना तड़पता है? हम दोनों का ही। मैंने बहुत समझाया उससे बोला कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन कहता है कि नहीं, तुम लोगों के साथ चलूंगा तो तुम दोनों को भी दुखी कर दूंगा। किसी से मिलता जुलता भी नहीं है आजकल, बस घर में बैठा रहता है अकेला। तन्हाई और अकेलापन काटने को दौड़ता है। पता नहीं क्यों आजकल उस पार्क में बैठा रहता है, गुमसुम सा, वीरान सा, एकदम अकेला। कितने बजे? 8 या 9। अरे कल मिस्टर मिसेस जॉनसन ने डिनर पे बुलाया, मैंने 8 बजे के बोल दिया। नहीं, कल मुझे सोफिया आंटी से मिलने जाना है। उनकी तबीयत खराब है तो मैं देर से आऊंगी, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो देखा आपने, एक कुशल शिकारी अपने शिकार को कितना बेबस कर देता है। उसकी दबी छुपी भावनाओं का शोषण करके उसे अपने जाल में फंसा। ये मानसिकता तथा भावनाओं का शिकंजा इतना महीन, अदृश्य और मजबूत होता है कि ना तो शिकार को पता चलता और ना ही वो छूट कर जा पाता। बावजूद इसके अगर धीरज का मात्रा हो, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसमें धीरज की अत्यंत आवश्यकता होती है।
अगर मैं उस समय आपसे कहता कि इसमें एक यानी मनोविश्लेषण की भी जरूरत है, तो आप उस समय ना समझ पाते। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब दौड़ती हुई आएगी और अपने इस देवता में समा जाएगी जो उसकी पूजा करता है लेकिन फिर भी उससे दूर रहता है। मैं ही वो पुरुष हूं जिसे उसकी आत्मा को तलाश थी। लेकिन देखिए, मैं आप भी उतना ही विरक्त नजर आऊंगा, मेरी तरफ से हाथ नहीं बढ़ेगा, बल्कि वही मेरी तरफ आएगी। कैसे हो पीटर? ठीक हूं। और आप कैसे हैं? पीटर, तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है? मेरी सारी शक्ति जवाब दे गई है। मैं दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी बाहों में आने के लिए बहुत बेचैन हूँ। पर तभी मुझे मेरे पति का ध्यान आ जाता है। तुम तो उसे अच्छी तरह जानते हो ना पीटर, तुम्हारा दोस्त है। पीटर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि इन सभी चीजों के बावजूद मेरा घर बहुत सुखी है। मेरा पति सचमुच बहुत भोला है। उसमें तुम्हारे जैसी बात नहीं, पर फिर भी वो एक सच्चा इंसान है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुमने मेरे अंदर सोई सभी संवेदनाओं को जगा दिया है। तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी। तुम्हारी बाहें उठने भर की देर और मैं उनमें समा जाऊंगी। मैं अपनी इस प्रेम की भावनाओं को पवित्र रखना चाहती हूँ। तुम्हारी इस दोस्ती को मैं उन पर संजो कर रखूं। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। उसके लाख दुनिया क्यों ना हो, पर वो एक सच्चा इंसान है। तुम चाहो तो मेरी इस प्रेम की पवित्र भावनाओं को सुरक्षित रख सकते हो। और चाहो मुझे तोड़कर समर्पण करने पर मजबूर कर सकते हो। मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारा जरा सा भी विरोध कर सकती। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सा भी स्नेह है, प्यार है, तो तुम मुंह फेर कर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी याद लिए यहाँ से चली जाऊंगी। पर अगर तुमने जरा सी भी बाहें बढ़ाई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी, ये जानते हुए कि ये सब कुछ गलत है।
प्रार्थना